गुड आफ्टरनून। सर। ग्लोबल ईटेक में आपका स्वागत है। चौहानों की परंपरा चल रही थी, हमने अजमेर के चौहान पढ़ा, हाँ या ना? अजमेर के चौहान अपन ने पूरे पढ़े। विग्रहराज चतुर्थ पढ़ा, बहादुर शासक पृथ्वीराज चौहान पढ़ा, बहादुर शासक अर्णवराज पढ़ा, अजय राज पढ़ा। 5 मिनट के लिए इन सब का अगर रिवीजन करें अपन तो देखें कि इनका संस्थापक वासुदेव चौहान था। सांबर शाकंभरी के आसपास के क्षेत्र को सांबर कहते थे, उस क्षेत्र में ये निवास करते थे, वहीं से इनका स्टार्ट होता है, वंश स्टार्ट करते हैं। इसके बाद अपन ने गुवक प्रथम पढ़ा जो प्रतिहारों का सामंत कहलाता था, जिसने हर्षनाथ का मंदिर बनाया। इसके बाद अपन ने चंदन राज पढ़ा, जिसकी पत्नी आत्मप्रभा रुद्राणी कहलाती थी, 1000 दीपक जलाती थी पुष्कर में। उसके बाद अपन आगे बढ़े तो इनका प्रथम और स्वतंत्र शासक कहलाता है सिंहसेन, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आगे अपन ने विग्रहराज द्वितीय पढ़ा, जिसने मूलराज प्रथम को हराया और बड़ौच में आशापुरी माता का मंदिर बनाया। इसके बाद अपन ने पढ़ा गोविंद तृतीय, जिसे वेरी घट की उपाधि है, शत्रुओं का संहार करता फरिश्ता के अनुसार माना गया है। उसके बाद अपन ने अजय राज पढ़ा, अजय राज ने अजमेर बसाया, अजय मेरू दुर्ग बनाया, हाँ या ना? अजय राज के काल को निर्माण काल कहा जाता है। अजय राज ने श्वेतांबर और दिगंबर परंपरा के बीच शास्त्रार्थ में भूमिका निभाई थी। अजय राज ने मालवा के शासक को हराया, मालवा चक्रवर्ती के नाम से जाना जाता था। अजय राज ने संन्यास ग्रहण किया, अपने बेटे अर्णवराज को सौंप दिया। अर्णवराज ने, आपको पता है कि चालुक्यों के खून से अशुद्ध हुई धरती को शुद्ध करने के लिए उसने बांडी नदी या चंद्रा नदी का पानी रोककर आना सागर झील बनाई। चालुक्यों के साथ संघर्ष स्टार्ट हुआ, चालुक्यों को प्रारंभ में हराया, बाद में हार गया। कांचन देवी से विवाह किया, बाद में जलना से विवाह करवाना पड़ा, हाँ या ना? ये सब अर्णवराज ने पढ़ा। उसके बाद अपन ने विग्रहराज चतुर्थ पढ़ा। विग्रहराज चतुर्थ दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला शासक, दिल्ली के तोमरों को हराने वाला पहला शासक तो नहीं है, हराया पहले भी है, लेकिन दिल्ली पर अधिकार करने वाला ये पहला शासक है। हरिकेली नामक नाटक लिखा। हरिकेली की पंक्तियां 2 जगह मिलेगी आपको, 2.5 दिन का झोपड़ा पे मिलेगी और ब्रिस्टल में राजा राममोहन राय स्मारक के ऊपर मिलेगी। इसके अलावा इसके दरबार में विद्वान रहते थे, नरपति नाल रहता था, जिसने क्या लिखा? बिशलदेव रासो लिखा। बिशलदेव रासो के 4 पार्ट होते हैं, जो एक राजकुमारी राजमती और बिशलदेव की प्रेम कहानी को आधारित है। इसके बाद आपको ललित विग्रहराज याद रखना है, जो सोमदेव ने लिखा। ललित विग्रहराज भी एक प्रेम कहानी पर आधारित ग्रंथ है। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में और याद रखना है, इसकी तुलना किलहौड़ ने कालिदास और भवभूति से की है, हाँ या ना? ये सब बातें पढ़ चुके अपन। चलिए अब देखो, कल आपकी बातें हुई थी पृथ्वीराज चौहान को लेकर, अपन ने पूरा 1.25 घंटे का एपिसोड शूट किया था, बहुत बड़ा वाला, ध्यान रखना है। पृथ्वीराज चौहान खत्म हो गया था, उसके ऊपर भी हमारी चर्चा हो गई थी। कई मत है, अलग अलग मत है, लेकिन इन सब में एक समानता है कि पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य का अंत हो गया था, गौरी विजय रहा था। आपको ये याद रखना है, उस पृथ्वीराज का ही पुत्र है, आपने पृथ्वीराज चौहान पढ़ा है, या आप इसको थर्ड भी बोल सकते हो। इसी का पुत्र है, नाम है गोविंदराज। क्या नाम है? गोविंदराज। बस इस व्यक्ति का नाम याद रखना है आपको, गोविंदराज। इस व्यक्ति का नाम याद रखना है क्योंकि आपके रणथंबोर का जो फाउंडर है वो यही है। 1194 में रणथंबोर में चौहान वंश की नींव रखी। पहला इंपॉर्टेंट सवाल यही है, कब रखी? 1194 में रखी। फाउंडर कौन है? गोविंदराज है। रणथंबोर के चौहानों का फाउंडर संस्थापक कौन है? गोविंदराज है। कहां से आया? पृथ्वीराज चौहान का पुत्र है, हाँ या ना? अब सुनो क्या हुआ। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद आपका परिचय हो चुका है, पृथ्वीराज का एक भाई था हरिराज, हाँ या ना? हरिराज अजमेर से शासन करने लग गया, कहते हैं कि बाद में हरिराज अजमेर से शासन करने के बाद उसने दिल्ली में तुर्कों को हराने के लिए एक सेना भेजी। दिल्ली में तुर्कों को हराने के लिए एक सेना भेजी, लेकिन वो सेना हार गई और दिल्ली में तुर्कों को पता चल गया कि ये पृथ्वीराज चौहान का भाई हरिराज बदला लेने की सोच रहा है। उन्होंने दोबारा बड़ी सेना भेजी और इससे पहले वो हरिराज का सामना कहते हैं कि हरिराज ने अग्नि स्नान कर लिया, यानी अपने आप को अग्नि को समर्पित कर लिया, आत्महत्या कर ली, या अग्नि में दाह संस्कार कर लिया अपने आप को। पहले के राजा महाराजा करते थे, युद्ध में बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो इससे पहले ही वो अपने आप को मार लेते थे। तो हरिराज की मृत्यु हो जाती है और कहते हैं कि इसने तुर्कों की अधीनता स्वीकार कर ली, इसे रणथंबोर मिला और रणथंबोर में इसने चौहानों वंश की परंपरा को आगे बढ़ाया, हाँ या ना? पहला सवाल यहीं से शुरू होता है। गोविंदराज 1194 रणथंबोर शाखा का संस्थापक, क्लियर?
पहला सवाल यहीं से आता है। कहां से आया ये आपको पता चल ही गया। ये किसका भाई पुत्र था? पृथ्वीराज चौहान का पुत्र था। ठीक है। चलिए फिर अब देखो, गोविंद राज के बाद आपको याद रखना है ये कुछ राजा हुए हैं, कोई मतलब नहीं है इनको आप कुछ ज्यादा डिटेल में सीरियसली लो। गोविंद राज एक है, प्रहलाद राय, वीर नारायण। मैं ये इसलिए लिखा रहा हूं, कई बार क्रम पूछ लेता है कि निम्न में से प्रारंभिक इन शासकों का क्रम बताइए। समझ में आई? कई बार क्रम पूछ लेता है, ये क्रम है। बाकी इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि इतिहास में इनको याद रखा जाए। ठीक है, कोई खास इनके बारे में जानकारी उपलब्ध होती नहीं है। वाघ भट्ट, जयत्र सिंह। समझ में आई कि नहीं आई? ये आपको याद रखने हैं। राजा हैं, शुरुआती राजा हैं। रणथंबोर की शाखा में टोटल 7 ही शासक हुए हैं। टोटल 7 ही शासक हुए हैं, जिसमें से 5 तो मैंने बोर्ड पे लिखा दिया आपको, है ना। अगर आपको अच्छा गोविंद राज के पहले करना चाहते हो तो मैं और कुछ करा देता हूं। 7 आपको 7 कंटिन्यू बने रहे, वाल्लण देव और गोविंद राज। ये कंटिन्यूटी है, पूरी की पूरी कंटिन्यूटी है एकदम। 6 आपके बोर्ड पर है और 7वां अपन पढ़ेंगे। वही एक महत्वपूर्ण शासक है जो इस पूरे रणथंबोर के लिए जाना जाता है, हमीर देव चौहान। समझ गए? वो अपन पढ़ेंगे बाद में। ये कंटिन्यूटी एकल को कई बार एक सवाल आने लग गया आजकल कि क्रम बताइए। पहले क्या होता था मित्रों, सवाल आमतौर पे मुख्य मुख्य राजाओं से ही पूछे जाते थे। प्रताप, सांगा, कुंभा, जय सिंह, इनसे। अब विद्यार्थियों ने क्या किया, इन सब का सब कुछ याद कर लिया। कहां गया, क्या किया, कितने विवाह किए, कितनी रोटी खाई, कितना पानी पिया, सब याद कर लिया। तो एग्जामिनर सोचा सब पता है इसको, तो इसलिए एग्जामिनर क्या करता है, बीच में जो राजा आते हैं ना उनमें भी पूछने लग गया। जैसा कि मैंने उदाहरण बताया था, पटवार में पूछ लिया था कि वेरीगढ़ की उपाधि किसे है, गोविंद III को है। हाँ या ना? तो इसलिए क्रम के अनुसार आपको याद रखना है, ये राजा रहे हैं, क्रम पूछ सकता है। वीर नारायण में आप याद रख सकते हो, दिल्ली का शासक हुआ है इल्तुतमिश। क्या नाम है? ने हत्या कर दी। कई बार पूछ ले किस शासक की हत्या, किस निम्न में से किस चौहान शासक की हत्या इल्तुतमिश ने की थी, दिल्ली के सुल्तान ने की थी, तो वीर नारायण की हत्या कर दी गई थी। एक बात और है, वो है वाघ भट्ट के बारे में है। किसके बारे में है? वाघ भट्ट के बारे में है। वाघ भट्ट के बारे में बोली गई एक बात है, क्योंकि ये आदमी आपको मैं जब मिडाइवल पढ़ाऊंगा, मिनहाज उल सिराज एक इतिहासकार आएगा, मिडाइवल हिस्ट्री से संबंध रखता है। मिनहाज उल सिराज पुस्तक का नाम है तबाकत ए नासिरी। तबाकत ए नासिरी, याद रखना आपको ये बात। इसकी हाँ, इसके टाइम की नहीं। वाघ भट्ट के बारे में एक बात बताओ, रणथंबोर क्या है? एक छोटी सी जगह। दिल्ली क्या है? बड़ी जगह है ना। दिल्ली के दरबार में रहने, किसी सुल्तान के दरबार में रहने वाला कोई एक इतिहासकार, और एक छोटी सी जगह के एक छोटे से शासक, और कुछ मिलता ही नहीं इसके बारे में। कहता है कि वीर था, पराक्रमी था, महापुरुष था, बहादुर था, के बारे में कुछ बोल के चला जाए तो कंफर्म हमें नहीं मिलता होगा, इसने कुछ न कुछ तो किया है। हाँ या ना? समझ में आई कि नहीं? कुछ न कुछ तो किया है। तो इस पुस्तक में ये तारीफ करता है, आपको याद रखना है, वाघ भट्ट भारत के महान शासकों में आता है।
ये बात तारीफ स्वरूप की गई है, तबाकत और नासिरी में की गई है। ठीक है ना? किसके बारे में? वाघ भट्ट के बारे में। और कोई जानकारी भले ही नहीं उपलब्ध हो, परंतु ये बात इतनी बोली गई है, इसका मतलब, क्योंकि देखो इतिहास में, इतिहास को लिखा किसने? विदेशी ने हमारे लिए लिखा। ठीक है ना? आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, आपने पढ़ा भी एक तो जेतर सिंह ने भूतला के युद्ध में इल्तुतमिश को हराया था, पढ़ा था ना आपने? ठीक है, आगे मैं जालोर के चौहान पढ़ाऊंगा, तब पढ़ाऊंगा आपको कि समर सिंह ने इल्तुतमिश को हरा दिया। ठीक है, एक बार आरएस में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि किस शासक के समय दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन और नसरुद्दीन की भी हिम्मत नहीं होती थी आक्रमण करने की, उसे स्वतंत्र शासक स्वीकार कर लिया था। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे राजपूताने का छोटा से छोटा राजा भी दिल्ली के ऐरे गहरे सुल्तानों को हरा चुका है, भले ही उनके इतिहास की जानकारी, क्योंकि हम दिल्ली पढ़ते हैं, मिडाइवल पढ़ते हैं, उसके ऊपर जब इल्तुतमिश का मूल्यांकन करते हैं, उसकी पराजय पढ़ते हैं, उनमें नाम नहीं मिलता, उनका नाम नहीं मिलता। यानी इन बड़े बड़े सुल्तानों को हमारा ऐरा गहरा राजा हरा देता था या राजस्थान में आने पर। ठीक है ना? तो कम से कम ये कुछ बातें ये इशारा करती है कि ये दिल्ली वालों को हमने बहुत बार पराजित किया है, और ये इसीलिए तारीफ की गई क्योंकि मिनहाज उल सिराज ने, राजस्थान का है, ये अरबी फारसी इतिहासकार है, और ये दिल्ली के सुल्तानों के दरबार में रहता था। तबाकत नासिरी, नासिरुद्दीन महमूद के काल की एक बहुत बड़ी किताब है। नसरुद्दीन महमूद दिल्ली का सुल्तान रह चुका है, और उसकी किताब में ये बात मिलती है, तारीफ की गई है कि वाघ भट्ट भारत के महान शासकों में आता है। हाँ या ना? समझ गए क्या? चलिए, तो ये क्रम याद रखना है आपको, कोई खास बात नहीं। उतार लिया? क्योंकि इनका इतिहास लिखा ही नहीं किसी ने। नायिका देवी के संरक्षण में मूल राज द्वितीय, भीमदेव द्वितीय मोहम्मद गोरी को पराजित कर देता है पहली लड़ाई में, आहिलवाड़ा के युद्ध में। किसी ने नहीं लिखा इनके बारे में, किसी ने। एक छोटी सी जगह पे लाइन मिलती है तो हम पढ़ा देते हैं। ये महानतम विजय है ये देश की, ये भारतवर्ष की, उस राजपूताने की, जिनके बारे में लिखना किसी ने सोचा ही नहीं, किसी ने लिखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इतिहास इन सबके द्वारा ही लिखा गया है, जिनको हराया है ना उनके द्वारा ही लिखा गया है इतिहास, इसलिए उन्होंने लिखना उचित नहीं समझा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो छुपी हुई है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जयत्र सिंह राजा थे, और अपने जीवन काल में ही इन्होंने देखा कि दिल्ली में बड़ा परिवर्तन हो रहा है, और इनके 3 बेटे थे। एक का नाम वीरमदेव, एक का नाम सुल्तान देव या सूरत देव भी कहते हैं इसको, और एक का नाम था हमीर देव चौहान। सब के सब क्या हैं? चौहान। ठीक है, सबसे छोटे बेटे को इन्होंने क्या बनाया? शासक घोषित किया। योग्यता के आधार पे इनको लग गया था कि दिल्ली में जिस हिसाब से परिवर्तन हो रहा है, उस हिसाब से मेरा ये बेटा ही योग्य है उनका लोहा लेने के लिए, या उनको हराने में सक्षम है। हमीर देव चौहान। और रणथंबोर में अगर पढ़ना ही है, रणथंबोर जाना जाता है सिर्फ इसके एक के लिए बस। हमीर देव चौहान। चलिए, चलिए फिर हमीर देव चौहान के बारे में चलते हैं, लिखते हैं। हमीर देव चौहान आया ना? पहली बात, दिग्विजय की
नीति अपनाई। दिग मानी होता है दिशा, और दिशाओं को विजय करने की नीति, यानी दिशाओं से तात्पर्य है कि इस दिशा में कोई भी है मैं छोड़ूंगा नहीं, इस दिशा में कोई भी है मैं छोड़ूंगा नहीं, इस दिशा में कोई भी है मैं छोड़ूंगा नहीं, यानी चारों दिशाओं में विजय करने की नीति क्या कहलाती है? दिग्विजय की नीति कहलाती है। और इसने ये नीति अपनाई, ठीक है। और इस दिग्विजय के तहत इसने देखो, एक कोई जगह हुआ करती थी भीमरस, भीमरस के शासक अर्जुन को हराया। याद रह जाएगा भीम और अर्जुन। क्लियर? इस दिग्विजय की नीति के तहत देखो इसने क्या क्या किया शुरुआत में, ये देखना आपको, ठीक है। आबू एक जगह है, आबू सिरोही में है। यहां के एक शासक हुआ करते थे प्रताप सिंह। प्रताप सिंह को हराया। इसके अलावा आगे देखते हैं, आपको बता दें धार और मालवा के परिचय हो चुका है आपका भोज परमार, क्योंकि इसी की बेटी राजमती का विवाह बिसलदेव से हुआ था, ठीक है। बिसलदेव रासो की कहानी में यह भी आता है, भोज परमार को हराया। समझे? अरे इतनी प्रसिद्धि देखो, मेवाड़ के समर सिंह, रतन सिंह के पापा, पद्मनी के ससुर जी को हराया तथा कर वसूला, टैक्स लिया। राजपूतों में पहले केवल शक्ति प्रदर्शन होता था, ऐसा हराने के बाद यह नहीं कि उसका साम्राज्य छीन लिया, उसको साम्राज्य दे देते थे कि हार गए, चलो ठीक है हरा तो दिया। जैसे परमिदी देव चंदेला को हराया पृथ्वीराज ने, ये थोड़ी है कि चंदेल पर अधिकार कर लिया या चंदेला को छीन लिया, ठीक है ना। वापस उन्होंने ये आते ही वापस उन्होंने अधिकार कर लिया, तो एक बार शक्ति प्रदर्शन होता था। तो इसकी दिग्विजय की नीति के परिणाम स्वरूप भीमरस, आबू, धार, मालवा, मेवाड़, इन सब क्षेत्रों पर इसने अधिकार कर लिया। ये इस समय के बड़े बड़े राजा थे साहब, मालवा, मेवाड़। समझ गया कि नहीं समझे? और आपको मैंने एक बात बताई थी कि मालवा को लेकर तो मुगल और मराठा भी लड़ रहे थे। जय सिंह के काल में पढ़ा था अपने, हालांकि उस समय, आज से 500-700 साल की बाद की बात है। तो मालवा तो इस समय भी इंपॉर्टेंट ही है, और मुगलों के नाक के नीचे, तुर्कों के नाक के नीचे, दिल्ली सल्तनत की नाक के नीचे ये सब काम हो रहा है। तो दिल्ली सल्तनत को अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? क्योंकि वो जो आदमी अभी इनकी अपनी सीमाएं फैला रहा है, वो कभी दिल्ली पर भी आक्रमण कर सकता है। समझ में आई? तो अब दिल्ली की तरफ, इन दिल्ली के साथ जो संबंध होंगे इसके, वो कैसे रहेंगे वो देखने हैं। हाँ या ना? चलो भाई, हेडिंग डालनी आपको, रणथंभौर व दिल्ली सल्तनत। इंडियन हिस्ट्री में एक टॉपिक है दिल्ली सल्तनत के नाम से, और इस टॉपिक में आपको गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये वंश पढ़ने पड़ेंगे। तो दिल्ली सल्तनत के साथ इनका कैसा संबंध रहा, किस प्रकार ये संबंध थे इनके, ये सब इस बिंदु में अपन देखेंगे, ठीक है। अब देखो, पहली बात, अभी फिलहाल बात कर लेते हैं, जो सुल्तान है, खिलजी वंश चल रहा है, और खिलजी वंश का सुल्तान है जलालुद्दीन खिलजी। क्या नाम है? जलालुद्दीन खिलजी। ये है फिलहाल तो, अलाउद्दीन नहीं है, इसका चाचा है अभी जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है।
अब आपको ये ध्यान रखना है, जलालुद्दीन खिलजी 1290 और 1292, 1290 और 1292 दो बार रणथंबोर पर आक्रमण किया। कितनी बार किया? दो बार आक्रमण किया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दो बार असफल आक्रमण किया। दोनों, हालांकि मैं बता देता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। हमीर ने भी एक सेनापति भेजा था गुरदास नाम से, और वो सेनापति वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन ये असफल रहा। हाँ या ना? दोनों बार असफल हुआ। पहली बार असफल हो गया तो दूसरी बार बड़ा जोश दिला के सैनिकों को लेके गया, इस बार तो रणथंबोर को जीत के रहेंगे। हाँ या ना? तो लेकिन वही बात, दुर्ग है ही इतना, एक ऐसी जगह पर स्थित है कि अबुल फजल ने कहा था कि और दुर्ग तो नंगे हैं, ये बख्तरबंद है। हाँ या ना? तो वापस 9 महीने बाद, 8 महीने बाद घेरा उठाने लगा। तो एक सेनापति था मलिक चाप, उसने पूछा, साहब क्यों पाछा क्या जा रहे हो? तो बोला कि जलालुद्दीन का एक स्टेटमेंट है, यहां पे बोलना पड़ा उसको जाते जाते। जलालुद्दीन खिलजी ने असफल होकर सेनापति मलिक चाप, या मालिक चाप भी आ जाता है कई बार, मलिक चाप को बोला कि चुप, चाप चुप। आया ना? मलिक चाप को बोला से कहा, क्या कहा भाई? कि ऐसे सैकड़ों दुर्ग मुस्लिम की बाल के बराबर नहीं समझता, यार कई बार बोल देते हैं दाढ़ी के बाल के बराबर नहीं समझता। कुछ भी कारण मान लीजिए, लेकिन ये सच है, इसको ये बोलना पड़ा था। खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, अंगूर खट्टे हैं, या फिर आप ही का उदाहरण ले लो। नहीं, मैं तो एलडीसी की तैयारी नहीं करूंगी। क्यों? टाइपिंग करनी पड़ती है। हाँ? मैं तो पटवारी की नौकरी नहीं करूंगा। क्यों? अरे गांवों में ड्यूटी लगाते हैं। अरे लग के तो दिखा पहले, बाद में छोड़ना ना। तो कहते हैं कि नाच न डाने आंगन टेढ़ा। तो कुछ भी कारण रहा होगा, जलालुद्दीन असफल रहा बुरी तरीके से, और उसे जाते हुए ये कहना पड़ा, ऐसे सैकड़ों दुर्ग में मुस्लिम की दाढ़ी के बाल के बराबर नहीं समझता। हाँ या ना? क्लियर? तो ये जलालुद्दीन खिलजी का अभियान था, 2 बार किया, 90 और 92 में। अब देखो आगे, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 में उसी के भतीजे और उसी के दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी। भतीजा भी था और दामाद भी था, ठीक है ना? जलालुद्दीन खिलजी की बेटी से विवाह भी कर रखा था, ठीक है? तो उसी के भतीजे और दामाद ने कर दी, अलाउद्दीन खिलजी राजा बन गया, ठीक है? अब अलाउद्दीन खिलजी क्यों आक्रमण करना चाहता है वो देखते हैं। चलो, हो गया? उतारो। हो गया?
अब देखिए आगे, दिल्ली पे साहब अब आ गया अलाउद्दीन खिलजी। ये इसका दिल्ली का कार्यकाल है। आपसे पूछे कि रणथंबोर पर आक्रमण के कारण क्या थे भाई? क्यों करना चाहता है? क्यों? तो देखो, आक्रमण के कारण, पहली बात, मैं यहां पे अलाउद्दीन खिलजी का नाम दे रहा हूं एके, याद रख लेना शॉर्ट में। एके साम्राज्यवादी, वह महत्वाकांक्षी शासक था। वाकई में था, क्योंकि जब ये राजा बना तभी उसने कह दिया था कि मुझे पूरी दुनिया जीतनी है। सिकंदर ए शाहनी की उपाधि धारण की थी उसने, दूसरा सिकंदर बनना चाहता था। ठीक है, तो एक धर्म भी चलाना चाहता था। तो एक काजी था, वो बोला कि धर्म और वो सिकंदर तो छोड़, पहले तुम लोग यार उत्तर भारत में बैठे हो, दक्षिण भारत में तो जाओ। तो दिल्ली सल्तनत को या मुस्लिम संस्कृति को दक्षिण में ले जाने वाला भी पहला आदमी कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है। याद रखना इस बात को। तो सीधी सी बात है कि दक्षिण में जाने के लिए इसे राजस्थान से होकर जाना पड़ेगा। तो आपको यह भी याद रखना है, रणथंबोर की स्थिति कैसे? दक्षिण व मालवा, गुजरात जाने के मार्ग पर। कुछ जैसे चित्तौड़ था ना, वैसे ये है। आपको दक्षिण में जाना है, मालवा जाना है, गुजरात जाना है, तो आपके पास एक इतना खतरनाक और बढ़िया किला, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी यहाँ पे आ नहीं पाया, अधिकार नहीं कर पाया, ये किला आपके अधिकार में होगा तो आप कभी भी इसे यहाँ शरण ले सकते हो, अपनी सेना रख सकते हो। ऐसे किले पे अधिकार होना जरूरी है। तो रणथंबोर की जो स्थिति है ना, वो भी एक कारण, आक्रमण का क्या है? कारण है। ऐसे इसकी जगह अगर एकदम बड़ी घटिया स्तर का किला होता तो कोई नहीं करता। आया ना? तीसरा कारण, भले ही चाचा को खुद मारा होगा, पर चाचा के हार का बदला लेना। चाचा समझ गए? जलालुद्दीन खिलजी, भले ही इसने खुद ही मारा होगा उनको, पर हार का बदला लेना है। अब देखो, एक जो कारण है ना, जो तत्कालीन कारण कहते हैं, ये तत्कालीन कारण है। ठीक है, समझाऊंगा बाद में, पर पहले लिख लीजिए। एके के विद्रोही सेनापति मोहम्मद शाह, एक का नाम तो क्या है? मोहम्मद शाह, वह केहब्रू को अमीर द्वारा शरण देना। देखो, थोड़ा सा इस चौथे कारण के बारे में सुनो। चौथा कारण कैसे युद्ध के लिए उत्तरदायी है, आगे आने वाले आक्रमण के लिए उत्तरदायी है। देखो, जलालुद्दीन खिलजी के समय मंगोलों का आक्रमण हुआ। ठीक है, और लगभग 4000 मंगोलों को बंदी बना लिया गया था। ठीक है, मंगोल मुसलमान नहीं थे, पहली बात तो उनको मुसलमान बनाया गया था। मंगोलों का धर्म अलग होता था मुस्लिम से थोड़ा सा, लगभग बौद्ध धर्म के समीप सा लगता था, जैन धर्म के समीप, प्रकृति की पूजा करने वाले ऐसे कुछ लगते थे वो। तो उनको बनाया गया था और दिल्ली में मंगोल पूरी बसाई गई थी। तो ये जो मोहम्मद शाह है, के हब्रू है, ये मंगोल है। अब
अलाउद्दीन खिलजी ने एक सेना भेजी गुजरात के लिए 1298-99 के आसपास गुजरात के लिए सेना भेजी। ये एक बार देख लीजिए, ये आपका राजस्थान है और राजस्थान गुजरात ये दिल्ली है। यहां से सेना जाने के लिए पहले जालोर के शासक को पूछा, कानड़ देव था, कि भाई तेरे इलाके में से सेना भेज दे क्या। जालोर के शासक ने मना कर दिया कि नहीं, मैं तो आज जान दू ना काल जान दू, आगे तो ठीक कौन रहेगी ठोकुला, हाँ या ना। जालोर के शासक ने मना कर दिया। जालोर के शासक ने जब मना कर दिया तो आपको मैंने पढ़ाया है मेवाड़ के इतिहास में, जैन ग्रंथ तीर्थ कल्प सूरी के अनुसार मेवाड़ के समर सिंह ने गुजरात जाती हुई अलाउद्दीन खिलजी की सेना से टैक्स वसूला था ना। तो फिर वो मेवाड़ होते हुए वो गुजरात चले गए। ठीक है, गुजरात में इन्होंने लूटपाट की, जचा के लूटपाट की, और लूटपाट की तो वापस लौटते समय इसके 4-5 सेनापति थे, उल्गू खान, नुसरत खां, मोहम्मद शाह, केहब्रू, अल्प खां, जफर खान, ये सब सेनापति लोग जालोर में एक जगह पे इकट्ठे हुए कि लूट का सामान का बंटवारा कर लेते चल। तो वहां पे ये मोहम्मद शाह और ये बोले कि भाई हमको 1/5 चाहिए, ज्यादा चाहिए। कि तुम्हें क्यों ज्यादा चाहिए? कि हमने ज्यादा लड़ाई लड़ी है। इस बात पे मतभेद हुआ और लड़ाई दंगे शुरू हो गए यहाँ पे। तो ये दोनों बाकी सबको तो मंगोलों को सल्टा दिया, ये दोनों बच गए थे। ये लूट का सारा सामान लेके भाग गए वहां से, और भाग के सीधा कहाँ है? रणथंबोर। दुश्मन क्या होता है? दोस्त होता है। रणथंबोर अमीर के पास आए कि साहब शरण दो हमें। अमीर बोला क्यों दे? कि यार साहब ऐसी बात है, वो है ऐसी बात। ठीक है, रहो आराम से। मोहम्मद साहब बोला देख सोच ले भाई, अलाउद्दीन खिलजी है, बाद में मना नहीं कर देना, टेंशन मत ले। चाचा आया था, हार के ही गया है, तंबू लास्ट में उठाने ही पड़े उसको, आया ना, ज्यादा टेंशन मत करो। और अमीर ने मोहम्मद शाह को जलाना की जागीर उड़ दी कि लो रहने की व्यवस्था करता हूं। कौन सी जागीर? जलाना की जागीर देता है अमीर बाद में इनको। ये बात पता चली अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी बोला, संपर्क किया कि भाई तेरे पास मेरे 2 आदमी हैं और आए हैं कैसे भी करके, उड़ता तीर मत ले, तन क्या मतलब है। ठीक है, मारो मैटर है कोई, घर कोई चाल रहे, क्योंकि एक मैटर और है। सर्जन अमीर हट के राइटर चंद्रशेखर, सर्जन चरित्र के भी राइटर है, चंद्रशेखर कहते हैं कि मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन खिलजी की एक बेगम चिमना, इन दोनों का अफेयर चल रहा था आपस में, है ना, चिमना, ठीक है ना, इन दोनों का लफड़ा चल रहा था और ये दोनों अलाउद्दीन खिलजी को सल्टाने का प्लान बना रहे थे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को पता चल गया, और ऑब्वियसली बात है यार, ये बात ही ऐसी है तो किसी को पता चल जाए, वो तो खून तो खोलेगा ही उसका। तो वो मैं मोहम्मद शाह को सल्टाने के चक्कर में था, मोहम्मद शाह को पता चला कि मेरा राज खुल गया है, तो वो दौड़ा इधर आ गया। अमीर हट ये बोलती है, तो अलाउद्दीन खिलजी बोला था कि हमारे घर को मैटर है कोई, मैं सल्टा ले, तू भेज दे बन, तू उड़ता तीर मत ले। तो अमीर बोला नहीं भाई, मैं शरणागत आए हुए आदमी को तो नहीं जाने दूंगा, तू चाहे कुछ भी कर ले। और इस तरह से कहते हैं कि यह भी एक कारण है, इस युद्ध का तत्कालीन कारण माना गया है। हाँ या ना? समझ में आई कि नहीं? तो रणथंबोर पर आक्रमण क्यों करना चाहता है, इसकी असली कारण यह बताया गया। एग्जाम में आया पटवारी में, किसको शरण दी थी? और एसआई में क्या पूछा पता है? एसआई में तो पता नहीं, जागीरों पे बड़ा रिसर्च करके पेपर बनाया होगा किसी ने। दुर्गादास को कौन सी जागीर मिली वो भी पूछ ली, और इसको कौन सी जागीर दी ये भी पूछ ली। जागीरों पे रिसर्च करके आया होगा कोई बंदा, ठीक है ना। तो जलाना जागीर दी थी मोहम्मद शाह को अमीर ने। कौन सी जागीर दी थी? जलाना जागीर दी थी। हाँ या ना? क्लियर हुई कि नहीं बातें? ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है, आजकल क्वेश्चन आने लग गए हैं। जलाना जागीर दी थी मोहम्मद शाह को अमीर ने। क्लियर? तो अब साहब सीधी सी बात है, युद्ध होना स्वाभाविक है। पूरा ही नहीं मिटाएंगे, उतारो। समझ में आई बात? आक्रमण क्यों करेगा? अब ये बातें हैं एक्चुअली में, सब बातों की एक बात, ये मेन बात ये है, महत्वाकांक्षी और क्या था? साम्राज्यवादी था।
साम्राज्यवादी था। हो गया। चलिए, तो पहले बात कर लेते हैं 1299 की बात है, पहले इसकी बात कर लेते हैं छोटी सी, ठीक है। और एक एक के सेनापति हैं, एक एक के सेनापति हैं, और इस समय नाम है एक का उलगू खां या उलग खां, और एक का नाम है नुसरत खां। ठीक है। और इधर सामने वर्षेज, ठीक है। हमीर से बात करनी चाहिए आपको, हमीर का ही है मेन तो मोटिव, तो यहां पे हमीर, और हमीर के सेनापति हैं नंबर 1 धर्म सिंह और नंबर 2 भीम सिंह। नंबर 1 धर्म सिंह, नंबर 2 भीम सिंह। थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए, ये राजस्थान है और यहाँ पे ये मान लो ये रणथंबोर है, ठीक है। और इस रणथंबोर से थोड़ी सी दूर पर ही एक किला और है छोटा सा, इस किले को कहते हैं जहीन का किला। काय का किला? जहीन का किला, ठीक है ना। और इस जहीन के किले को रणथंबोर की चाबी कहते हैं। क्या कहते हैं? रणथंबोर की चाबी कहते हैं, द की ऑफ रणथंबोर कहते हैं इस जैन के किले को। तो इस समय इन लोगों ने आके इस जैन पर अधिकार कर लिया था, इन जैन पर इनकी विजय हो गई थी जैन पर। और जैन पर जब विजय हो गई थी तब ये सेनाओं के बीच में एक लड़ाई लड़ी गई है, और इस लड़ाई को एक नाम दिया गया है, इसे हिंदुवाटी घाटी का युद्ध। क्या कहते हैं? हिंदुवाटी घाटी का युद्ध कहा जाता है, हाँ या ना? इसे हिंदुवाटी घाटी का युद्ध कहा जाता है, याद रखना इस बात को। कोई खास रिजल्ट नहीं, आपको विजय करना है। इसमें विजय कौन रहा? हमीर जीत गया। कौन रहा? हमीर जीत गया। पर हमीर को एक सेनापति खोना पड़ा, और भीम सिंह की क्या हो गई थी? मृत्यु। और यहां पर आपको याद रखना है नुसरत खां की क्या हो गई थी? मृत्यु। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने जब सेना भेजी थी उसमें किस सेनापति की मृत्यु हो गई थी? नुसरत खां की मृत्यु हो गई थी। किसकी हो गई थी? एक्चुअली में क्या था, मैं पूरा बता देता हूं आपको पूरी बात। युद्ध ये जीत गए थे, इन्होंने इनको हरा दिया था बुरी तरीके से, नुसरत खां मारा गया था, ठीक है। और हरा दिया इनका, जो इन्होंने आसपास से जो सामान लूटा था वो सामान भी इन्होंने छीन लिया था। धर्म सिंह और भीम सिंह सामान लेके निकल रहे थे, धर्म सिंह आगे निकल गया, भीम सिंह पीछे रह गया था, ठीक है। और पीछे से ये तुर्क सेना संगठित होकर इन्होंने पीछे से आक्रमण किया, जिसमें भीम सिंह मारा गया, गेट तक पहुंच नहीं पाया वो, ठीक है। तो फाइनली भीम सिंह मारा गया, इधर नुसरत खां मारा गया, और ये हमीर की विजय थी। हमीर इस युद्ध में नहीं आया है, ये याद रखना है, क्योंकि हमीर ने मौन व्रत धारण कर रखा था। कौन सा व्रत? मौन व्रत। हो गया। चलिए फिर, अब नुसरत खां के मरते ही यहीं से संदेश भिजवाया अलाउद्दीन खिलजी ने, केकरा है बेइज्जती होने लग रही है, वो नुसरत खां भी मर क्यों गए, अब तो आजा जल्दी से। तो अलाउद्दीन खिलजी खुद आया साहब, हाँ या ना? याद रखना है 1301 अलाउद्दीन खिलजी स्वयं सेना लेकर आया। समझ गए क्या? खुद आया साहब सेना लेके, खुद आया, खुद। अब देखो
इसे आप, वो आया और जैन जीत लिया। सबसे पहले तो जैन को आसानी से जीत लेते थे वो लोग, और रणथंबोर का घेरा डाल के बैठ गया। कहते हैं कि 8 महीने और कुछ दिन का घेरा रहा। अलाउद्दीन खिलजी को भी लगा करे क्या, अंदर जाना मुश्किल हो रहा है, करे क्या। पर देखो, अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी की तरह नहीं था। वो चालाक आदमी था, कूटनीति वाला आदमी था। उसने हमीर को संदेश भिजवाया कि देख भाई, हम तो जीत नहीं सकते तेरे से, तो संधि कर लेते हैं, भेज तेरे कोई आदमी। और उसने अपना एक आदमी भेजा, नाम था रतिपाल। किसको भेजा? रतिपाल। रतिपाल संधि करने आया और बोला कि देख, किला तो मैं जीत के जाऊंगा, और तू क्यों इधर लड़ रहा है, तेरे को मैं राजा बना दूंगा। और ये सुनते ही रतिपाल बोला कैसे, कि तू मुझे कुछ हेल्प कर दे मेरी, हमीर को मैं मार के तेरे को राजा बना दूंगा। क्या ठीक है, मैं तैयार हूं। क्या तेरे अकेले से पार नहीं पड़ेगी, एक आदमी और लेके आ। क्या मेरा एक भाई लो है, क्या नाम है? करणमल। क्या ठीक है, पटा देंगे काम कब की बार। तू बता किले में घुसे कैसे? उसने कहा किले में घुसने का कोई रास्ता नहीं है, आप घुस भी नहीं पाओगे। क्या डांगरा, फिर तेरे को पैसे किसके दिए हैं, कोई रास्ता तो बता। हाँ या ना? क्या किले में घुसने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मेरे पास एक तरीका है जिससे आप किले में, जो किले के जो अंदर है ना, जिन्होंने बंद कर रखा है, वो बाहर आ जाएंगे। क्या कैसे? क्या किले में इन्होंने राशन इकट्ठा कर रखा है पूरा, और आप उस राशन को प्रदूषित कर दो। कहते हैं कि गाय की हड्डियां और गोमांस और ये सब उस राशन में मिला दिया गया, इन दोनों की सहायता से। और सुबह इनको पता चला, सेन मां के लोगों को, कि यार साहब, इनमें तो ये हो गया। उन्होंने खाने से मना कर दिया। अब जो घरों में बंद था वही था, सिर्फ भारी है शायद, घरों में जो बंद था वही था, वही राशन था, घरों में था वही। वो कितने दिन तक चलता? सेना बोली अमीर से, अब राजा को तो जाके क्या बोले, लेकिन ये आवाज उठ रही थी कि भूखे मरने से बेहतर है कि हम लड़के मरें। लेकिन अमीर चुपचाप, अमीर एकदम चुपचाप। अमीर से कौन पूछे कि यार चुप क्यों, आप बताओ तो सही। रानी रंगदेवी के पास ये आवाज पहुंची, कि सेना की आवाज, जनता की आवाज, कि मरना तो है, कम से कम लड़के तो मरे, भूख से तो मर ही रहे। तभी तो अमीर खुसरो की वो पंक्ति मैंने लिखाई है कि चावल के 2 दानों के बदले अनाज का 1 दाना भी नहीं मिल रहा था। सोने के 2 दानों के बदले चावल के 1 दाना भी नहीं मिल रहा था। इतना बड़ा खाद्य संकट पैदा हो गया था। हाँ या ना? अमीर चुप। रंग देवी पहुंची कि चुप क्यों, बताओ। मैं चुप लियो, मन टेंशन है। क्या की टेंशन? मैं तो पहले के जमाने में जो कुंवारी लड़की होती ना, वो जोर नहीं कर सकती थी, ये रूल था। उनको वो खुद मारते थे पहले। कुंवारी लड़की जोहर नहीं करती थी, उनको मारते थे पहले। तो वो टेंशन है कि मुझे देवल दे की टेंशन है, देवल दे की, पदम कला, जिसका नाम पदम कला भी मिलता है, देवल दे का नाम दूसरा, कि मुझे देवल दे की टेंशन है कि इतने जल्दी मैं उसके हाथ पीले भी नहीं कर सकता, और जोहर की सेज पे वो जा नहीं सकती, और हमारे मरने के बाद दुश्मन उसका क्या हाल करेंगे, सोच। रंगदेवी भी टेंशन में आ गई। बात तो सही है क्या? ये बातें पीछे कान लगा के देवल दे ने सुन ली। पिता मम्मी और पापा की बात कर रहे, आप कई बार अपने घर भी सुन लिया ना, मेरी बात चल रही है, हाँ या ना? सुन ली उसने, और वो पापा के पास गई, पापा आप मेरी टेंशन मत लो, आप ये तलवार उठाओ और मुझे मार दो यहीं पे, मैं रणथंबोर की जनता के लिए मरने के लिए तैयार हूं। कोशिश की, बाप ने हथियार उठाया लेकिन चला नहीं पाया। पिता था, कैसे चलाता? और कहते हैं उस अभी स्वाभिमानी लड़की ने पिताजी को प्रणाम किया, मां की धोख खाई, और रणथंबोर दुर्ग को अंतिम प्रणाम करके ऊपर ही ऊपर चढ़ गई, और वहां से छलांग लगा दी नीचे पदमकला तालाब में, और वो मर गई।
हाँ या ना? मरते ही अमीर की सारी टेंशन खत्म और दुर्ग के फाटक खुले, और फाटक खुले तो राजपूत लड़े बहादुरी से सारे के सारे। और जैसा कि आपको पता है ऐसे युद्धों में होता क्या है, सभी राजपूत लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। केसरिया हुआ, रानी रंग देवी ने जोहर किया तो वो जोहर हुआ। हाँ या ना? वो आगे की बात बताऊंगा मैं आपको, इसको जल जोहर क्यों कहते हैं, इसके राजस्थान का प्रथम शाखा क्यों है, वो बात बाद की बात है। जोहर हुआ, केसरिया हुआ। और बच्चों 11 जुलाई 1301 को रणथंबोर पर हमीर का अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। ये बात पूरी ध्यान रखने वाली बात है। हाँ या ना? चलिए तो मैं लिख देता हूं ये लड़ाई किस किस के बीच में हुई? हमीर देव और अलाउद्दीन खिलजी। हमीर के सेनापति याद रखने, नंबर 1 रतिपाल और नंबर 2 रणमल। नंबर 1 रतिपाल और नंबर 2 रणमल, याद रखने इनको आपको। इधर सेनापति याद रखना है उल्लू खां। नुसरत खां तो मर गया, आप एक और कर सकते हो अल्प खां। ठीक है, नुसरत खां तो मर गया। रणमल और रतिपाल के ब्रैकेट में लगाना विश्वासघात किया। क्या किया इन्होंने? विश्वासघात किया। पहले तो ये युद्ध उतारो। हो गया? ये लड़ाई दोनों तरफ कौन कौन थे ये पता ही आपको, पता चल गया आपको, है ना? अब देखो, हमीर युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। तो आपको पता है ऐसा कुछ हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? केसरिया। एक बात, रानी रंग देवी ने अग्नि स्नान किया। ध्यान रखना, सिर्फ पद्मला ही जल में गई थी। पद्मला बोल दो, याद, इनका दूसरा नाम है देवल दे, हमीर की पुत्री। जल जोहर बोल ही नहीं सकते अपन, फिर भी लिख देते हैं। इसलिए कई किताबें क्या कह देती है कि रानी रंग देवी और देवल दे दोनों ने जल जोहर किया। ऐसा नहीं है, ठीक है ना? वहां पे भी अमीर खुसरो बोलता है, अमीर खुसरो इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी है। अमीर खुसरो ने बोला कि रणथंबोर दुर्ग से आग की लपटें निकलने लग गई, तो अलाउद्दीन खिलजी ने पूछा वहां पे ये क्या हो रहा है, तो वहां रणमल और रतिपाल बोले कि ये एक राजपूतों की क्रिया है, रानी अभी सभी आग में प्रवेश करेगी और अभी देखना थोड़ी देर बाद दुर्ग के फाटक खोलेंगे और राजपूत तुम पर शेरों की तरह टूट पड़ेंगे, सावधान हो जाओ। हाँ या ना? ये बाकायदा अमीर खुसरो बोलता है खजाइनुल फतह में, ठीक है ना, कि ये
अग्नि की लपटें देखी थी हमने वहां पे। तो रानियों ने संभवतः अग्नि स्नान नहीं किया था, और वो जो पहले दिन देवल दे पानी के कुंड में कूद गई थी ना, उसको जल जौहर मान लिया गया है शायद, इसलिए कह देते हैं। हालांकि गलती इतिहास किताबों वालों की भी नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है राजस्थान का पहला जल जौहर कौन सा है, इसी को माना गया है, जल जौहर इसी को माना है। आपको भी यही मानना है, ठीक है ना। ये क्या है, जल जौहर कहते हैं, इसे जल जौहर कहते हैं। उस पे बात करेंगे अभी। राजस्थान का प्रथम शाखा, राजस्थान का प्रथम शाखा। यह बात भी थोड़ी सी अजीब लगती है, क्योंकि इसको भी आरपीएससी नहीं माना है। एक्चुअली में 1299 में जैसलमेर में भी हुआ है ऐसा कुछ, ठीक है ना। और सही बताऊं आपको, मैं रियल में मैंने इतना पढ़ा है, बता देता हूं आपको मैं, सही मायने में किसी को पता ही नहीं है पहला शाखा किस कहां हुआ था। पहला शाखा 700 में भी हुआ था, एक बार अजमेर में भी हुआ था, एक बार 300 या 400 में भी हुआ था। किसी को सही मायनों में पता ही नहीं है कि पहला कब हुआ था राजस्थान में, ठीक है ना। हाँ, बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, बोर्ड ने या कि जो भी एग्जाम लेती है उस एजेंसी ने इसे मान लिया है, इसलिए हम कह देते हैं राजस्थान का प्रथम शाखा। आपको भी यही मानना है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, एक अंक चाहिए, है ना। आपको भी यही मानना है, राजस्थान का प्रथम शाखा कहलाता है। और राजस्थान के प्रथम शाखे के अलावा आपको यह भी मानना है, ये क्या है, जल जौहर है। जबकि मैंने पूरी बात बताई आपको, ये जल जौहर नहीं हो सकता पूर्णतः, ठीक है ना। जल जौहर नहीं होता, जल की आग होती है कभी रे, है ना। जौहर माने आग होता है, जल की आग नहीं है, तो जल की कभी ज्वाला नहीं होती है, ठीक है ना। तो जल जौहर मान लिया जाता है कि देवल ने किया था, इसलिए कह दिया जाता है। और इस तरह से ये अंत हुआ। हमीर खुसरो के अनुसार हमीर के एक भी परिवार का सदस्य जिंदा नहीं बचा था। हमीर के एक भी सदस्य परिवार का कोई भी जिंदा नहीं बचा था। क्लियर। अब सुनो, सुनने लायक है, सिर्फ सुनना है, लिखने की जरूरत नहीं है। हमीर महाकाव्य नैनचंद सूरी ने लिखा है। हमीर महाकाव्य के अनुसार ये लड़ाई में, ये जो इतना तामझाम करवाया ना मैंने अभी, इस लड़ाई में हमीर जीत गया था और उन्होंने तुर्कों को हरा दिया था और उनके झंडे छीन लिए थे, ध्वज सबके, और छीनकर वो दौड़े दौड़े दुर्ग की तरफ आ रहे थे। दुर्ग में जो महिलाएं थी उनको दूर से देखा, हरे ध्वज, तुर्कों के हरे ध्वज थे, कि हरे ध्वज कैसे आ रहे हैं दुर्ग की तरफ। उनको लगा कि राजपूत हार गए हैं और विरोधी आक्रमणकारी जीत गए, तभी हरे ध्वज दुर्ग की तरफ आ रहे हैं, और इसलिए उन्होंने आग की सेज लगाई और सभी रानियां उसमें कूद गई। हाँ या ना। हमीर आया, दुर्ग के अंदर आया, देखा कि मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया, गुस्सा आया उसको, और अपना इसने सिर काटकर महादेव के चरणों में अर्पित कर दिया। महादेव का मंदिर रणथंभौर दुर्ग में कराया था मैंने। ये हमीर महाकाव्य की बात है, नैनचंद सूरी बोलता है। इसकी कहानी थोड़ी सी अलग है, जबकि ये बात थोड़ी सी अलग है। हाँ या ना, ठीक है, दोनों बातें याद रखनी है। देखिए फिर 11 जुलाई 1301 को एके का रणथंभौर पर अधिकार, किस पर अधिकार हो गया, रणथंभौर पर अधिकार हो गया। यहां पे आपको रणथंभौर को गोला करना है और फिर लिखना है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। उल्गू खां को यहां का सूबेदार बनाया। रणथंभौर का प्रशासक किसे बनाया, कल को पूछे तो उल्गू खां को बनाया। ये याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। उल्गू खां को बनाया। थोड़ा सा सुन लीजिए। युद्ध खत्म हुआ के हब्रू तो युद्ध में ही मारा गया। रणमल और रतिपाल आए कि हमें राजा बनाओ, हमने आपका साथ दिया है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने हुक्म दिया उल्गू खां को कि जो अपने स्वामी के नहीं हो चुके वो मेरे क्या होंगे। उनका सर काट दिया गया, दोनों का। मोहम्मद शाह
घायल हो गया भयंकर तरीके से। उससे पूछा कि अरे बता रहा, मैं तेरा इलाज कराऊं तो तू क्या करेगा। वो हिम्मत वाला आदमी, देखो वो भी हिम्मत वाला, कि देख तू अगर मेरा इलाज कराएगा तो मैं यहां पे हमीर के बेटे को गद्दी पे बैठाऊंगा, तेरे को मारूंगा और तेरी बेगम चिमना के साथ विवाह करूंगा। आया ना, समझ में आई कि नहीं आई बात। और कहते हैं मोहम्मद शाह को भी बाद में हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया गया। समझ में आई कि नहीं आई बात। मोहम्मद शाह का भी अंत हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए कथन। देखिए रणथंबोर है तो दुर्ग में जो कथन करवाए हैं मैंने वो सभी कथन इंपॉर्टेंट है। कैसे? एक कथन मैंने आपको करवाया था, अबूल फजल बोला था दुर्ग के लिए, दोबारा से लिखने हैं वो सारे के सारे कथन। क्या बोला? और दुर्ग तो नंगे हैं, यह और दुर्ग नंगे हैं, यह बख्तरबंद है। एक कथन ये। फिर अमीर खुसरो का कथन याद रखना है। कुफ्र का गढ़, कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर बन गया, इस्लाम का घर बन गया। तो मुझे बताइए ये किसने कहा कि कुफ्र का दरवाजा टूट गया है? किसने और किसके लिए कहा था? जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कुफ्र का दरवाजा टूट गया है, और यहां पे अमीर खुसरो बोलता है कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर बन गया है। हालांकि इसकी पूरी पंक्ति बड़ी मजेदार है। क्या बोलता है? पूरी लाइन सुनोगे तो मजा आ जाएगा कि सिंह सो गया है विश्वासघातियों के कारण और कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर बन गया है। ये पूरी लाइन है इसकी। सिंह सो गया है विश्वासघातियों के कारण, और सिंह मतलब हमीर, विश्वासघात रणमल रतिपाल, ठीक है, और कुफ्र का गढ़ यानी काफिर धर्म विरोधी हिंदू हुए मुस्लिमों के, तो कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर बन गया है। हाँ या ना? ये बात भी कही है। और आपको ये तो पता ही है एक कथन अमीर खुसरो का, ये एक और कथन है। क्या कथन है? जब खाद्य संकट हुआ तब बोला, क्या बोला कि 2 सोने के सिक्कों के बदले 1 चावल का दाना नसीब नहीं हुआ, नसीब नहीं हो रहा था। जब वहां पे युद्ध संकट हुआ, युद्ध क्या है, खाद्य संकट हुआ, खाद्यान्न में, अनाज में हड्डियां मिला दी गई, गोमांस मिला दिया गया, रक्त मिला दिया गया। जब संकट पैदा हुआ तब ऐसा संकट था। अमीर खुसरो बोलता है इस संकट के बारे में कि 2 सोने के सिक्कों के बदले 1 चावल का दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। इतना गहरा था। और तभी तो राजपूत बाहर निकले कि भूखे मरने से तो अच्छा है युद्ध में मरा जाए, और सबके सब वीर गति को प्राप्त हुए। समझ गए? उतार लीजिए ये तीनों स्टेटमेंट। हो गया? देखो बच्चों, अमीर उन राजाओं में से है जिस पर सबसे ज्यादा साहित्य लिखा गया है, अमीर के ऊपर। ठीक है ना? याद रखना, किताबें, साहित्य, सबसे ज्यादा साहित्य लिखा गया है इसके ऊपर। जो कोई भी आया उसने लिखा है इसके ऊपर। जैसे आपसे शुरुआत करें, अमीर महाकाव्य,
हमीर महाकाव्य। ऐसे ही आगे मैं राइटर लिख रहा हूं इनके, नयन चंद्र सूर्य। आपको दो मिलेंगे यहां पे हमीर रासो। एक अलवर के राजा चंद्रभान के दरबार में रहने वाले जोधराज ने लिखा है और एक सारंगधर ने लिखा है। दोनों का समय अलग अलग है, तो मैं इसको जोधराज कर देता हूं और एक सारंगधर है। इसी तरह आपको मिलेगा यहां पे हमीर हट। इसी की एक पुस्तक और मिलेगी, दोनों को एक साथ ही लिखा रहा हूं, सृजन चरित्र। हालांकि इसमें कोटा के शासकों का वर्णन ज्यादा मिलता है, पर इसमें हमीर का भी वर्णन है। इन दोनों का राइटर है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर। इसी तरह आपको एक किताब मिलेगी हमीर बंधन। हमीर बंधन, अमृत कैलाश। अमृत कैलाश। कुछ किताबें इधर लिख रहा हूं। आपको एक किताब मिलेगी हमीर रायण। याद रखना, आरएस में कुछ आ गई थी एक किताब हमीर रायण। क्या नाम है? हमीर रायण, ध्यान रखना। और राइटर है कवि भांडाऊ। कवि भांडाऊ भट्ट। फिर आपसे मिलेगा हमीर रा कवित। हमीर रा कवित तो खेमा भट्ट। आपको आगे मिलेगी हमीर रा छेड़ा। हमीर रा छेड़ा, इसके राइटर मिलेंगे राजरूपसा। राजरूपसा। ये सब हमीर के बारे में जानकारी देते हैं। अब मैं इस डब्बे में कुछ अलग लिख रहा हूं। अमीर खुसरो भी जानकारी तो इसकी भी देता है, पर इसकी किताब अलग लिखना, ठीक है ना। ये क्योंकि विदेशी राइटर है इसलिए इसको अलग लिखना। पुस्तक का नाम है खजाइन उल फतऊ। दूसरी पुस्तक है मिल्फा फुतवा। फुतवा उल फतऊ। खजाइन का ही नाम है तारीखी अल्लाई, ठीक है। अमीर खुसरो की जानकारी भी यहीं से मिलती है, याद रख लेना। सबसे ज्यादा साहित्य लिखा गया है अमीर पे। हो गया? हो गया। ध्यान से, कुछ बातें और है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, एक नाम है श्रृंगार हार, बहुत कम लोग जानते हैं, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमीर द्वारा लिखी गई है, हमीर द्वारा लिखा गया संगीत ग्रंथ।
क्या नाम है? श्रृंगार हार। ध्यान रखना ये बात। इसी तरह आपसे पूछे राघव देव कौन थे? हमीर के गुरुजी थे। कौन थे? हमीर के गुरु थे। ऐसे ही आपसे पूछे बीजादित्य कौन थे? बीजादित्य हमीर के दरबारी, हमीर के दरबारी विद्वान। फिर एक नोट डाल के लिख लीजिए, हमीर ने कोटि जन्य यज्ञ किया। कोटि मानी होता है बच्चों करोड़, और शायद करोड़ बार आहुति दी होगी। वो देते हैं ना जो कि ओम स्वाहा, मंगलम स्वाहा, शांति स्वाहा, अमृत स्वाहा, हाँ या ना? शायद करोड़ बार ये स्वाहा बोला गया होगा, इसलिए इसका नाम क्या है? कोटि जन यज्ञ किया। और इस यज्ञ का जो पुरोहित था, जो ब्राह्मण था, क्योंकि यज्ञ ब्राह्मणों के बिना अधूरा है, तो पुरोहित का नाम था विश्वरूपम या विश्वरूप। क्या नाम था? विश्वरूप। इस कोटि जन यज्ञ का ब्राह्मण था, पुरोहित था। करा करा हो गया? एक चीज मैंने पहले बताई थी, रणथंभौर दुर्ग में भी करा दी थी आपको। हमीर ने यहाँ पे 32 खंभों की छतरी बनाई थी। बिल्कुल, अपने पिता जेतर सिंह की याद में। जेतर सिंह ने 32 वर्षों तक शासन किया था, इसलिए 32 पिलर की छतरी कहलाई। राजस्थान में 32 खंभों की छतरी एक और है, मांडलगढ़ में है, जगन्नाथ कछुआ की छतरी, जो महाराणा प्रताप के खिलाफ आने वाले अकबर की तरफ से भेजे गए अंतिम सैनिक अभियान कहलाते हैं। हाँ या ना? उनकी भी 32 खंभों की छतरी है। याद रखने वाली बात यह है, याद रखना इस बात को। चलिए अब देखिए आगे, आगे की बात सुनो, ध्यान से सुनो। कई इतिहासकार कहते हैं कि हमीर ने युद्ध के समय, जब युद्ध हो रहा था उस समय, अपनी जनता पर 2-3 एक आरोप लगाते हैं उस पर, हमीर पर, कि अपनी जनता पर अत्यधिक टैक्स लगाए, अत्यधिक कर लगाए। और हमीर हठी था, जिद्दी था, ठीक है, और उसे इतनी जिद नहीं करनी चाहिए, उसका ये एटीट्यूड खराब है, ठीक है। पहली बात देखो दोस्तों, बात ऐसी है, युद्ध के समय कर लगाना कोई बड़ी बात नहीं होती। पहली बात तो ये कर धर्म सिंह ने लगाए हैं, ठीक है, धर्म सिंह जो इसका सेनापति था। और धर्म सिंह और हमीर की थोड़ी सी अनबन रहती थी, तो शायद धर्म सिंह ने इसलिए कर लगाए होंगे कि वो हमीर को जनता में अलोकप्रिय बनाना चाहता था। मैं जनता के कर लगाऊंगा तो जनता में प्रसिद्धि खराब किसकी होगी? हमीर की होगी, ठीक है ना, क्योंकि हमीर ने उसको हटा के भोज को एक बार के लिए सेनापति बना दिया था। हालांकि भोज से सारे मामले संभले नहीं, तो वापस धर्म सिंह को बनाया, तब भोज अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया था और रणथंभौर पर आक्रमण करवाया उसने, ठीक है ना। तो पहला कारण तो ये माना गया, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि युद्ध के समय में अगर कर बढ़ाया गया है, कर लगाया गया है, कोई बड़ी बात नहीं, युद्ध के समय लगाया जा सकता है। क्योंकि अगर अपन आगे पढ़ेंगे भी, मैं कई बार पढ़ाऊंगा आपको आगे जाके, जब किसान आंदोलन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको एक शब्द भी लिखाऊंगा, गनीम बराड़। गनीम बराड़, युद्ध के समय लिया गया कर क्या कहलाता था? गनीम बराड़ कहलाता था। तो कर लगाया जा सकता है। दूसरा है
हमीर जिद्दी था, जैसा कि मैंने कहा था कि उड़ता तीर ले लेना, क्यों फालतू में दूसरों को शरण दिया, क्या मतलब था। पर्टिकुलर अलाउद्दीन खिलजी के साथ तो उसकी लड़ाई थी नहीं ना, ठीक है ना। देखो बात ऐसी है कि ये उस समय की सोशल वैल्यूज थी, उस समय के आदर्श थे उस समय, कि मेरे शरण में जो कोई आ गया मैं उसको छोड़ नहीं सकता। ये हमारी संस्कृति में है। राजा शिवी से लेकर चाहे भरतपुर का राजा जवाहर सिंह हो जिसने जसवंत राय होलकर को शरण दी थी अंग्रेजों के खिलाफ, चाहे राजा शिवी हो जिसने एक पक्षी के लिए अपना शरीर दान दे दिया था पूरा का पूरा, हाँ या ना, वो उस समय की सोशल वैल्यूज थी। इस वजह से हाँ हमें ये आरोप लगाना गलत है, क्योंकि हमीर जिद्दी था। इसके लिए एक श्लोक भी है, सिंह गमन। एक श्लोक है, मैं बोल के ही सुना देता हूं, लिखना ठीक नहीं है, ठीक है। सिंह गमन सत वचन, कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। सिंह गमन कहते हैं कि शेर जिस रास्ते पे चला जाता है उस रास्ते पे वो दोबारा नहीं जाता, क्योंकि उसका मानना है, क्योंकि शेर की नजरों से कोई बच नहीं सकता। वो एक बार नजर कर लेता है शिकार नहीं है तो आगे निकल लेता है, वास्तव में वहां शिकार नहीं होता है, ठीक है ना। तभी तो बीएड कॉलेजों में सिखाया जाता है कि क्लास में जाते ही सबसे पहले क्या करो, सिंहावलोकन करो, क्लास को देखो चारों ओर से। तो सिंह गमन कि शेर एक बार अगर किसी रास्ते से निकल गया दोबारा उस रास्ते पे नहीं जाता है। सप्त वचन, जो साधु होते हैं, जेंटलमैन होते हैं, जो अच्छे आदमी होते हैं, उनके मुख से एक बार सतवचन निकल जाता है वो उनके ऊपर कायम रहते हैं, उससे पीछे नहीं मुड़ते हैं। कहते हैं कि थूक के चाटने वाले नहीं होते हैं, हाँ या ना। और कदली फलत एक बार, कदली फल भी एक बार ही फलता है, हाँ या ना। तथा कहते हैं कि ब्याह में लड़की होती है ना, लड़की, उसके ऊपर तेल एक बार ही चढ़ता है। तभी तो कहते हैं कि देख रहा हो बारात आगी को नहीं आगी, क्योंकि तेल चढ़ने के बाद छोरी कुंवारी नहीं रह सकती, हाँ या ना, उसका विवाह कराना ही पड़ता है। समझ में आई कि नहीं। तो बारात आने के बाद ही वो आपका तेल चढ़ाएगी, रस्म पूरी की जाती है। तो तिरिया तेल चढ़े, जो लड़की के ऊपर तेल है ना वो एक बार ही चढ़ता है, नहीं कि बार बार चढ़ा दिया, हाँ या ना। उसी तरह हमीर हट है ना, उसने एक बार जो कर ली वो पूरी करनी ही पड़ती थी, चढ़े ना दूजी बार, हाँ या ना, ठीक है ना। इस तरह एक श्लोक भी हमीर हट के लिए जाना जाता है कि हमीर ने एक बार जो कह दिया कि मेरी शरण में आया वो मैं छोड़ूंगा नहीं, हाँ या ना। भाई ये तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, उसी संपर्क किया, तभी तो उसको यही कहा होगा कि भाई क्या बात है, क्यों नहीं छोड़ रहा। कि अखबार वगैरह नहीं पढ़ते आजकल, हमारे बारे में तो छाया हुआ है, हम एक बार कमिटमेंट कर देता है तो अपने भी नहीं सुनता फिर, हाँ या ना। तो इस तरह से ये हमीर के लिए फेमस है। और रणथंभौर के चौहानों का ये यही समाप्त होता है। आगे अपन जालोर के चौहान पढ़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, सलाम, नमस्ते।